हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज बात करेंगे हम सृजनात्मकता के अर्थ के बारे में और इसकी परिभाषा क्या है। इससे पहले टॉपिक पे हमने बात की थी कि तर्क शक्ति का विकास, कि बालकों में तर्क शक्ति का विकास किस तरह से होता है और बालक के जीवन में तर्क शक्ति के विकास का क्या महत्व होता है। आज बात करते हैं हम सृजनात्मकता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी शब्द के क्रिएटिविटी से बना है। देखिए, क्रिएटिविटी यानी कि बालक के किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी उसके अंदर गुणों का होना आवश्यक है या कोई भी रचनात्मक प्रवृत्ति का होना आवश्यक होता है। यदि सृजनात्मकता के समानांतर शब्द की बात करें या इसके पर्यायवाची या सिनोनियम वर्ड की बात करें तो रचनात्मकता भी या उत्पादन या डिस्कवरी भी इसके इस शब्द का समानांतर होता है कि किसी भी बालक में कोई भी कार्य करने की सृजनात्मकता या रचनात्मकता या किसी भी कोई भी कार्य के लिए कुछ उसको शोध करना या किसी भी कार्य को किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, तो वो सब क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी या रचनात्मकता कहलाता है। देखिए, मेडनिक ने इसके बारे में क्या कहा था कि रचनात्मक चिंतन में जो सृजन के तत्व हैं, ये सर्जरी बेटा मिस प्रिंट हो गया है टाइपिंग में, तो आप इसको सही कर लेना, सृजन। ठीक है, सृजन के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोगशील होते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी चिंतन करता है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करने के लिए, तो उसमें बहुत से तत्वों का मिश्रण रहता है, जैसे कि आवश्यक पूर्ति हेतु जो सहयोगशील होते हैं उसके, या फिर किसी अन्य रूप में उनके लाभदायक होते हैं। नवीन सहयोग के विचार जितने कम होंगे, सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। देखिए, नवीन सहयोग के विचार यानी कि अगर बात करें कि बालक के अंदर रचनात्मक जो प्रवृत्ति है, बालक के अंदर जो कार्य करने की कला है, वो जो है उसकी जो एक तरह से कहा जाए कि कुछ तो वातावरण से प्रभावित होती है, कुछ बालक की, जैसे कि इससे पहले हमने तर्क शक्ति के बारे में बात की थी, तो कुछ जो तर्क शक्ति भी एक बौद्धिक क्षमता ही है, एक बौद्धिक योग्यता होती है, तो उसी के आधार पर कुछ सृजनात्मकता भी प्रयोग की जाती है। यानी कि बालक के अंदर, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कोई बालक कम अवस्था में भी इतने ऐसे कार्य कर डालते हैं, इतनी जो है सुंदर चीज़ें बना देते हैं कि वो यानी कि एक तरह से इमेजिन नहीं किया जाता है कि हाँ, इस आयु के बच्चे ने इस तरह का एक क्रिएटिविटी की है। ठीक है ना, यानी कि बच्चों का अपने दिमाग से, अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ करके, अपनी बौद्धिक योग्यता का यूज़ करके कुछ क्रिएटिव करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। श्री स्टेन ने इसके बारे में लिखा था कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय या समूह में उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य का परिणाम जो होता है वो नवीन हो, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक कुछ इनोवेट करता है, कुछ नया करता है, तो उसका जो उसको अप्रिसिएशन मिलता है, जो उसको परिणाम मिलता है, उसका जो आकलन किया जाता है, वो भी नवीन होता है, नया होता है, इनोवेटिव होता है, तो वो सृजनात्मक कहलाता है। क्रो ने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने देखो अभी आपको बताया बच्चों कि जैसे कि तर्क शक्ति भी एक मानसिक योग्यता, एक मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया है, उसी तरह से सृजनात्मकता भी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए जो बच्चा कार्य करता है, जो कुछ नया करता है, वो सब एक मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। अब सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि सृजनात्मकता की प्रकृति एवं विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। देखिए बच्चों, किसी न किसी रूप में, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम में टैलेंट होता है किसी भी कार्य को करने का। ज़रूरी नहीं है कि सभी के अंदर एक सी योग्यता हो। किसी को जो है
कुकिंग करना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को टेलरिंग सिलाई स्टिचिंग करना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को एम्ब्रॉयडरी करना, किसी को क्रिकेट खेलना। तो सब की जो अलग अलग क्रिएटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए सृजनात्मकता को सार्वभौमिक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। सृजनात्मकता प्रदत्त एवं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, सृजनात्मकता प्रदत्त होती है, यानी कि किसी व्यक्ति में तो ये नेचुरल होती है, और कोई व्यक्ति अगर चाहे तो सृजनात्मकता को प्राप्त भी कर सकता है। यानी कि अगर इसको कोई व्यक्ति चाहे तो सीख सकता है, तो उसको वो प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, यानी कि जो देखिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त तो हम यही कहेंगे कि किसी बच्चे में कहा जाता है ना कि नेचुरल ये गिफ्ट गॉड गिफ्ट होता है ना, कि किसी किसी को इतना टैलेंट दिया होता है कि वो कुछ ऐसे कार्य कर जाता है कि जिनका सोच भी नहीं सकते, दूसरा व्यक्ति उनको सोच भी नहीं सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे जो है ऐसे अनबिलीवेबल कार्य कर डालते हैं कि इनको अब विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि भाई हाँ भाई ये इस एज का बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। इतने जो टफ टास्क होते हैं वो कर डालता है। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, लेकिन इसे शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण द्वारा विकसित भी किया जा सकता है, यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा इसको प्राप्त भी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि सृजनात्मकता या कोई भी कार्य करने की जो कला होती है वो किसी किसी व्यक्ति में गॉड गिफ्ट होती है, लेकिन इसको प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त भी किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सिलाई का कोर्स करके ट्रेनिंग लेकर उसको सीख तो सकता है ना, तो उसमें वो जो है महारत हासिल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर गॉड गिफ्ट होता है, जिसको नेचुरल द्वारा प्रकृति द्वारा वो प्राप्त है सिंस बर्थ, उसको ये सृजनात्मकता जो प्राप्त होती है वो सीख नहीं सकता। वो सीख भी सकता है। इसलिए किसी सृजनात्मकता को न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि प्रोत्साहन और प्रशिक्षण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाए कुछ सिखाने का, कुछ सीखने का, या उसको एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि नहीं आप ये कार्य कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर भी सृजनात्मकता का विकास हो सकता है। सृजनात्मकता से कई नई उपलब्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं, और सृजनात्मकता से पूर्ण रूप से नई वस्तु भी निर्मित की जा सकती है। सृजनात्मकता भी व्यक्ति को आनंद और आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। सृजनात्मक व्यक्ति जो कुछ देखता है वह महसूस भी करता है, और उसे वह अपने तरीके से न केवल अनुभव करता है बल्कि प्रस्तुत भी कर सकता है। सृजनात्मकता मुक्त विचारों का परिणाम होता है, और यह व्यक्ति को अपने आप से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, सृजनात्मकता व्यक्ति के अंदर के जो उसके कार्य करने के तरीके हैं, अपने मतलब वो खुलकर अपने जो कहते हैं कि मुक्त विचारों का परिणाम होता है, कि जो कुछ जैसे कि एक बच्चे को, छोटा बच्चा है जो अभी कलम पकड़ना भी नहीं सीखा है, अगर उसको कहा जाए कि वो उसको रंग दे दिए जाए, ब्रश दे दिया जाए, और एक खाली उसको एक जो है कोरा शीट दे दी जाए, प्लेन शीट दे दी जाए, और उससे कहें कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी करे, तो वो उसके जो दिमाग में आएगा वो उस कलर से वो उस पर जो बनाता है, वो उसका एक मुक्त विचारों से जो वो आकृति उसको देता है वो उसके मुक्त विचार होते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति को अपने आप से बाहर आने के लिए प्रेरित करता है, और इसमें इच्छित कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है, यानी कि इसमें कोई बंधन नहीं होता है। जो क्रिएटिविटी होती है, मान लीजिए दो बच्चों को एक हमने कोई भी टास्क दिया कार्य करने के लिए, जो कि आप भी मान लीजिए हमने कुछ उसको बनाने को दिया कि आप भी यह शर्ट सिलिए और आप भी यह शर्ट सिलिए, ठीक है। तो एक जो बच्चा है या एक जो व्यक्ति है वो उस पर अपने हिसाब से एम्ब्रॉयडरी भी करेगा, उस पर वो नग भी लगाएगा, अपनी तरह से उसमें जो है वो अलग अलग तरह के एसेसरीज़ भी लगाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको सिंपल सिल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वो अपना दिमाग लगा रहा है, अपनी इच्छा से वो उसमें उसको कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा है कि किसी तरह से बहुत अट्रैक्टिव बन जाए, ठीक है। तो दोनों तरह से हो गया कि एक जो है इसमें अपनी तरह से जो वो करना चाह रहा है वो अपनी नॉलेज बेस से जो करना चाह रहा है वो उसमें करता है। सृजनात्मकता अहम को भी प्रकट करती है, और जैसे ये कार्य मैंने किया है, यह मेरी कृति है, यह मेरा विचार है, यह मेरी सोच है, यह जटिल समस्या मैंने हल किया है, यानी कि एक अहम कि हाँ देखो ये मैंने किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ये तो मैंने किया है,
देखो ये मैंने बनाया है। तो ये सब क्या होता है, सृजनात्मकता। यानी कि जभी तो कोई व्यक्ति को अहम हो सकता है, ईगो हो सकता है, जब उसके अंदर कुछ सृजनात्मकता होगी, कुछ कार्य करने की जब उसके अंदर कैपेसिटी होगी, तभी तो वो अहम भी रख सकता है ना। जिसको कुछ आता ही नहीं होगा वो क्या ईगो रखेगा, वो क्या अहम रखेगा। तो एक तरह से जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होती है तो उसके अंदर अहम भी होता है। सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का क्षेत्र अधिक विशाल और व्यापक होता है और यह किसी क्षेत्र से गिरा हुआ नहीं होता है, हर व्यक्ति के हर पहलू को छूता है। यह वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है, किसी कविता की रचना, कहानी, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, राजनीति आदि प्रबंध आदि में से किसी भी क्षेत्र को व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति का आधार कार्यक्षेत्र बना सकता है। देखिए बच्चों, यानी कि अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो सृजनात्मकता होती है उसका क्षेत्र भी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति किसी में महारत हासिल करता है, कोई किसी में, तो सबका जो इसको शो करने का क्षेत्र भी, किसी को कहानी लिखना पसंद है, किसी को कविताओं की रचना करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना, किसी को डांस करना, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो ये सब क्या होता है, ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जो क्षेत्र होते हैं उसमें व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त करता है, अपना कार्य क्षेत्र उसको बना लेता है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया, संसार के विभिन्न विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने के अध्ययन किए थे और सृजनात्मकता की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा था। यानी कि सबसे पहले तैयारी, कि कोई भी समस्या हो उस पर पहले उसको उस पर जो है सोच विचार किया जाता है, उस समस्या का विश्लेषण करके उससे रिलेटेड तथ्यों को इकट्ठा करना भी जो है वो एक सृजनात्मकता है। मान लीजिए कोई समस्या है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाएगी कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करें, उसके लिए कौन कौन से जो है वो स्टेप वाइज स्टेप आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और उनका विस्तृत विश्लेषण करके संभावित योजना को उससे रिलेटेड तैयार की जाती है। साथ ही उसके कदम दर कदम कार्य भी प्रारंभ किया जाता है। यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले तैयारी का, यानी कि प्लानिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में इतना ही। आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं। थैंक यू।